कादम्बरी कथामुख के रसिक बंधुओं, अब तक हमने पढ़ा कि राजा शूद्रक ने अपने आस्थान मंडप में जो सभा बना रखी थी, उस मीटिंग का उन्होंने दोपहर का शंख बजते ही विसर्जन कर दिया। विसर्जन करने के बाद में क्या होता है, उसके पश्चात उस भवन में हर प्रकार से कोलाहल होना शुरू हो जाता है। इस कोलाहल के लिए इन्होंने क्षुब्ध शब्द का प्रयोग किया है। क्षुभित हो गया, वह सभा मंडप क्षुभित हो गया हर प्रकार से, हर तरह से। किस किस से क्षुभित हुआ देखिए। नंबर 1, इतश्च निष्पतंतीनां स्कंधावसक्त चामराणां चामरग्राहिणीनां कमल मधुपान मत जरत कलहंस नाद जर्जरेण पदे पदे रणित मणिनाम नूपुर मणिनाम निनादेन। क्या हुआ फिर इससे सर्वतः क्षुभितम इव तद आस्थान भवनम अभवत। मतलब ये हुआ तत् आस्थान भवनम, वह आस्थान भवन, वह आस्थान मंडप सर्वतः माने सब तरफ से, परितः हर कोने में, क्षुभितम इव अभवत, क्षुभित सा हो गया। क्षुभित क्या होता है? क्षुभित जैसे कोई तालाब है, तालाब में आपने पत्थर मारे तो पानी उछलने लगता है। ऐसे ही कोई सर्प है और सर्प को आपने चिंगरा दिया, उसको छेड़ दिया, वो भी जोर जोर से इधर उधर दौड़ता है, वो भी क्षुभित हो गया। इसी तरह किसी अन्य खूंखार जानवर को आप छेड़ दीजिए, उसके बाद में उसकी जो हरकतें हैं, चेष्टाएं हैं, वह उस वक्त उसको कहेंगे ये क्षुभित हो गया है। इसी तरह कोई ततैयों का छाता है, मधुमक्खियों का छाता है, उसको आप छेड़ दीजिए, उसके बाद में उनकी जो प्रतिक्रिया हो रही है उसका नाम होता है क्षुभित होना। तो यहाँ वह आस्थान मंडप है, वह भी क्षुभित था, हो गया चारों तरफ से। किससे? नंबर 1 तो ये बताया है कि नूपुर मणिनाम निनादेन है। जो पैर में पहने हुए जो नूपुर होते हैं, पादांगद, पायजेब, उनके मणियाँ हैं, उन मणियाँ आवाज़ करने लगी। ये आवाज़ उनकी हुई, उस आवाज़ से वह क्षुभित हुआ। किन की मणियों से? जो चामरग्राहिणियाँ वहाँ थी, राजा के पास में बैठे हुए थे। तब तो अनेक स्त्रियाँ हाथ में चंवर लेकर के उसको डुला रही थी राजा को। अब जब राजा चल दिए वहाँ से, तो वो भी इधर उधर भाग रही हैं। इसलिए कहा इतश्च निष्पतंतीनाम। इतश्च का अर्थ है इधर उधर, अर्थात इतस्ततः निष्पतंतीनाम, निष्क्रामंतीनाम, चलंतीनाम, स्कंधावसक्त चामराणाम। ये विशेषण है। निष्पतंतीनाम वाला एक विशेषण तो आ गया। किसका है ये? चामरग्राहिणी नाम का विशेषण है। ये चंवर डुलाने वाली जो स्त्रियां हैं, उनकी विशेषता बताई कि इधर उधर घूम रही थी, वे इधर उधर चल रही थी। दूसरी विशेषता बताई स्कंध अवसक्त चामर है जिनके। स्कंधेषु अवसक्तानि चामराणि यासाम। कंधों पर लटकाए हुए हैं या कंधों पर जिन्होंने टिका रखा है। किनको? अपने हाथ में जो चंवर, डंडी सहित चंवर थे ना, उनको कंधों पे टिका रखा है। इस प्रकार की स्कंधावसक्त चामराणाम, स्कंधे अवसक्तानि चामराणि यासाम ताहा और तासाम, जिन्होंने कंधों पर चंवर को रख रखा है और इधर उधर भाग रही हैं। इसके अलावा तीसरी कुछ नहीं आई। चामरग्राहिणी के 2 विशेषण आए। इस प्रकार की जो चामरग्राहिणियाँ हैं, चामरधारिणियाँ हैं, उनके किससे? उनके जो नूपुर मणियाँ हैं, उनके पैरों की पायजेब में लगी हुई मणियाँ हैं, उन मणियों के निनाद से वह क्षुभित हुआ। अब वे नूपुर मणियाँ कैसी हैं, इसकी विशेषताएं बताएंगे। वह निनाद कैसा है, यह भी बताएंगे। तो पहला विशेषण निनाद का देंगे। नूपुरों की जो आवाज़ वो कैसी थी देखिए। कमल मधुपान मत, कमल के मधु के पान से, कमला नाम मधुन पानेन मत्तस्य जरत अर्थात वृद्धस्य कलहंसस्य यह भवति नाद है। तेन तस्य नादेन जर्जरितेन अर्थात मिश्रितेन, यानी कमल के मधु के पान से मत्त बने हुए कलहंस के, जरत कलहंस के, बूढ़े कादम्ब के, और उस कादम्ब का जो स्वर होता है उस स्वर से मिश्रित था वह उस समय उनके नूपुरों का स्वर। ये एक विशेषण हो गया नूपुर, इसका निनाद का। दूसरा है पदे पदे रणित मणि नाम, ये विशेषण आएगा नूपुर मणि नाम का।
नूपुर मणियाँ कैसी हैं? तो कहा पदे पदे रणित मणि नाम, जिनकी मणियाँ पद पद पर जो ही वो पैर का ठुमका लगाती हैं या चलती हैं, ठुमका तो नहीं कहना चाहिए, जो ही वो चलती हैं तो उनका जो पाद विक्षेप होता है, प्रत्येक पाद निक्षेप पर रणित होती हैं मणियाँ, जिन नूपुरों की मणियाँ क्या हो रही हैं? रणित हो रही है, आवाज़ में आपस में टक्कर खा करके और ध्वनि पैदा कर रही हैं। नूपुरों की मणियाँ ऐसी हैं। इस प्रकार के हैं नूपुर मणियाँ। नूपुर स्थित पादांगद स्थितानाम मणिनाम निनादेन अर्थात कलनादेन या झंकारेण, वह आस्थान मंडप क्या हो गया? इससे क्षुभित हो गया। इस तरह की 10 बातें आएंगी। अभी तो एक ही बात कही है। क्या बात कही है? चामर ग्राहिणियाँ जो थी ना, चंवरधारिणी स्त्रियाँ महाराजा के पास, वो इधर उधर दौड़ने लगी और कंधे पर जिन्होंने टांग रखा है चामरों को, इस तरह की थी वे, उनके नूपुरों की मणियों की आवाज़ से वह सभा मंडप गुंजित हो गया। नूपुर मणियाँ कैसी बताई? पग पग पर पद पद पर जिनकी मणियाँ बज रही हैं, ऐसे थे। दूसरी वह जो आवाज़ थी वह कैसी थी? उसकी उपमा दी इन्होंने, कमल मधुपान मत जरत कलहंस, कमल के मधु के पान से मस्त बने हुए बूढ़े कलहंस के और नाद से जर्जरित था वह निनाद, नाद से मिश्रित, यानी उसके आसपास में बूढ़े जो कोई कलहंस थे, जो कमल के मधु के पान करने के पश्चात मत्त बने हुए इधर उधर दौड़ रहे हों, उनकी आवाज़ जिसमें मिली हुई है, या उनके समान आवाज़ वाली, ये भी कह सकते हैं। तो इस तरह से लुप्तोपमा भी बन सकता है। ऐसी उन चामर ग्राहिणियों के नूपुर मणियों की आवाज़ से वह क्षुभित हो गया। एक बात पूरी हुई। दूसरी बात देखते हैं। वार विलासिनी जनस्य संचरतः जघन स्थल आस्फालन रसित रत्न मालिकानाम मेखलानाम मनोहारिणा झंकारेण। दूसरी बात यहाँ इन्होंने कहा है मेखलाओं के झंकार से। मेखला कहते हैं कमर में बांधने का जो आभूषण है, कनकती है, करधनी है, रसना है, कांची है, इस तरह के कई नाम है उसके। तो ये कांची किनकी थी? कांची थी वहाँ उस मंडप में उस समय जो वेश्याएं मौजूद थी, वे कैसी थी वेश्याएं? देखिए, वार विलासिनी जनस्य, कैसी? संचरत है। यहाँ जन शब्द जोड़ने से पुंगलिंग हो गया ये। वार विलासिनियों का, वेश्याओं का जो है जन माने समुदाय, उस समुदाय वह कैसा? संचरत अर्थात चलता हुआ, इधर उधर भ्रमणशील, चलनशील जो वार विलासिनी जन है, वेश्या समुदाय है, तस्य वेश्या समुदायस्य संचरत है, वेश्या समुदायस्य जघन स्थल आस्फालनेन। जघन स्थल, वेश्याओं का जो जघन स्थल है, कटी का सामना का हिस्सा अर्थात कमर से लेकर घुटने तक का जो सामने का हिस्सा है, या कोई सा भी हिस्सा, मान लो कमर से घुटने तक के पैर को जघन कहते हैं। और कांची कहाँ पहनी हुई है? वो कमर में, यानी कटी प्रदेश में पहनी हुई है। तो कटी प्रदेश के पास का नीचे का हिस्सा वो भी जघन ही है। वह जो जब जघन स्थल आपस में हिला, एक पैर को आगे उठा के रखा तो वह पैर दूसरे वाले पैर को टक्कर खा कर आगे चलता है, एक जगन दूसरे जगन के टक्कर मार के चलता है, ये समझ लीजिए। ऐसा होने से उनकी कनकतियाँ हिल रही हैं, वो रसनादाम हिलती हैं, ये कहना चाहते हैं। हिलने से उनमें पहने हुए, उनमें पिरोए हुए जो मोती हैं या मणियाँ हैं, वे आवाज़ करती हैं। उनकी आवाज़ से वह क्षुभित हो गया, ये बताना चाहते हैं। तो देखिए, संचरतः वार विलासिनी जनस्य, संचरणम कुर्वतः वार विलासिनी जनस्य अर्थात वेश्या जनस्य, वेश्या समुदायस्य जघन स्थलस्य आस्फालनेन, कटि प्रदेशस्य आस्फालनेन अर्थात संघट्टनेन, क्या होता है फिर उससे? रसित रत्न मालिकानाम, रसिताः रत्न मालिकाः यासाम, जिन कनकतियों की रत्नमालाएं रसित होती हैं, शब्दम कुर्वन्त्यः संति, शब्द करती हैं, ऐसी शब्द करती हुई, यानी जगनों के हिलने से, जगनों के परस्पर संघट्टन से उनके ऊपर पहनी हुई जो रसनादाम हैं, उनमें स्थित जो क्या हैं? रत्न मालिकाएं हैं, रत्नों की मालाएं हैं, वे क्या हो गई? रसित हो गई। रसित का मतलब आवाज़ करने लगी। ऐसी आवाज़ करती हुई जो मेखलाएं हैं, उन मेखलाओं की जो मनोहारिणी झंकार है, मेखलाओं का जो मनोहारी मनस आकर्षणकारी अस्ति, यह झंकार है, निनाद शब्द है। तेन झंकारेण सर्वतः तद आस्थान मंडपम व्याप्तम अभूत, क्षुभितम अभूत।
दो बातें पूरी हुई। दूसरी बात में सीधी सी बात है, इधर उधर चलती हुई या चलती हुई जो वेश्याएं हैं उनके जघन स्थल के आपस में टकराने से ऊपर पहना हुआ जो मेखला दाम है, उस मेखला दाम की मणियां लगातार बज रही हैं। इस बजने से जो पैदा हुआ झंकार, उस झंकार से वह स्थान क्षुभित सा हो गया। उत्प्रेक्षा है, मानो क्रोधित सा हो गया, क्षुब्ध हो गया। इसके बाद तीसरी बात देखिए, नूपुर रव आकृष्टानाम धवलित आस्थान मंडप सोपान फलकानाम भवन दीर्घिका कलहंसकानाम कोलाहलेन। भवन दीर्घिकाएं, भवन में जो दीर्घिकाएं होती थी पहले राजा महाराजाओं के घरों में, दीर्घिका मानी बावड़ियाँ, वापियाँ होती थी, भवन दीर्घिकाएं। उन दीर्घिकाओं में रहने वाले कौन हैं? कलहंस हैं, कादम्ब विशेष होते हैं, बहुत अच्छी कोटि के हंस वहाँ बावड़ियों में रहते थे। तो वहाँ क्या हुआ, नूपुर रव आकृष्ट हो गए वो। जो ही वहाँ नूपुर बजे, उस आस्थान मंडप में नूपुर ध्वनि हुई, स्त्रियां इधर उधर चली तो नूपुर ध्वनि होने लगी। उस नूपुर ध्वनि को सुनकर के भवन दीर्घिकाओं के जो कलहंस थे वे भी वहाँ आ गए, और आस्थान मंडप का जो मुख्य दरवाज़ा है उस पर बनी हुई जो सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों को जिन्होंने धवल बना दिया। वो क्योंकि कलहंस सफ़ेद रंग के होते हैं, बहुत सारे वहाँ सीढ़ियों पे आ गए, तो सीढ़ियों को जिन्होंने सफ़ेद बना दिया है। ऐसे भवन दीर्घिकाओं के कलहंसों के कोलाहल से वह स्थान क्षुभित सा हो गया। तीसरी बात ये हो गई, कलहंसों की आवाज़ से क्षुभित हो गया। कलहंस कौन से? भवन दीर्घिकाओं के। और वहाँ क्यों आए वो? वहाँ नूपुर ध्वनि से आकृष्ट हो गए, नूपुर रव आकृष्ट हो गए वे। और इसके अलावा उन्होंने क्या कर दिया, उस भवन के सोपान मंडल को, सोपान मंडल का अर्थात सीढ़ियाँ, निश्रेणियाँ, तो सोपान मंडल को, सोपान स्थल को या आरोहण स्थल को, उन्होंने आरोहण फलक को सफ़ेद श्वेतीकृत कर दिया। ऐसे उन कलहंसों की ध्वनि से वह मंडप क्षुब्ध हो गया था उस समय। तो बातें मैं समझता हूँ 3 हो गई या 4 हो गई? अभी तो 3 हुई हैं, 3 बातें हुई हैं। आगे देखते हैं, रसना रसित उत्सुकितानाम च तारतर विराविणाम उल्लिख्यमान कांस्य केंकार दीर्घेण गृह सारसानाम कूजितेन। घरेलू जो सारस पक्षी थे, घर में रहने वाले सारस जो पक्षी विशेष हैं, उन्हें सारस का दूसरा नाम पुष्कर भी होता है। पुष्कर नामक जो पक्षी हैं, उन पक्षियों के कूजित से, उनके जो कलरव था, कूजित माने कूदना, उनकी जो कूदने की आवाज़, उससे भी वह वो भवन क्षुभित हो गया। वो कैसे हैं सारस? देखिए, रसना रसित उत्सुकिता नाम, रसनाएं किनकी? वहाँ की जो स्त्रियाँ थी उस मंडप में, उन स्त्रियों के कमर में बांधी हुई जो क्या हैं? रसनाएं। अभी पहले जिक्र हो चुका उसका, रसना मानी कनकती या कांची। तो रसनाएं जब ध्वनि करने लगी थी उनके चलने के कारण, रसनाओं के कारण से रसनाएं जब रसित हुई, रसित का मतलब शब्दायमान हुई, तो उनके शब्द से उत्सुकित बन गए, उतावले बना दिए गए, या अणिजंत प्रयोग है, अणिज प्रत्यांत प्रयोग कर दिया। उत्सुकित, उत्सुक बने, उत्सुक बना दिए गए। ऐसे कौन है? गृह सारस हैं। ये गृह सारसानाम भी विशेषण है। उसके बाद तारतर विरावी, ये दूसरा विशेषण है गृह सारसा नाम का। तारतरम, तारतरेण अथवा तारतरम उच्चैस्वरेण विरावी। विरावी माने रोड़ा करने वाले, विरावी माने शोर करने वाले, यानी रव करने वाले। शब्दायमाना नाम, उच्चतर शब्दायमाना नाम उल्लिख्यमान कांस्य केंकार दीर्घेण कूजितेन। अब उन सारसों का जो कूजित था वो किसके जैसा था? अब यहाँ इन्होंने तुलना कर डाली, उपमा दे डाली। उनकी आवाज़ कैसी थी? जैसे कांस्य से निर्मित एक वाद्य विशेष होता है, ताली वगैरह, जो इसको बोलते हैं थाली कह दीजिए, कांस्य की बनी हुई थाली को बजाते हैं। उसकी जो आवाज़ होती है वो टंग टंग ऐसे नहीं होती है, बल्कि कहीं कहीं आवाज़ होती है। इस तरह उल्लिख्यमान का मतलब बजाई जाती हुई, संघट्टमान है, घृष्यमान। आपस में दो कांस्यों को, कांस्य निर्मित जो क्या क्या कहना चाहिए उनको, जैसे होता है झुंड बजाते हैं ना भजन आदि में, जो आपके रात्रि जागरणा वगैरह होते हैं उनमें मजीरा बोलते हैं। छोटे छोटे होते हैं उनको मजीरा कहते हैं। यदि वही चीज़ें, मजीरे यदि बहुत बड़े हों और कांस्य के बने हुए हों, उनको आपस में टकरा करके बजाया जाए तो जो आवाज़ पैदा हो वह आवाज़ केंकार कहलाती है। कांस्य यंत्र की
जो बजाने पर जो आवाज़ पैदा होती है उस आवाज़ का नाम है केंकार। तो उस उल्लिख्यमान कांस्य केंकार के समान दीर्घ आवाज़ थी किनकी? दीर्घ कूजित था किनका? ये गृह सारसों का। यहाँ उपमा अलंकार बन गया। तो उल्लिख्यमानस्य कांस्य निर्मितस्य वाद्य विशेषस्य केंकारेण केंकारवत दीर्घेण केंकार इव केंकारम इव दीर्घेण स्वरेण कूजितेन सारसानाम कूजितेन। उस कूजित से वह भवन व्याप्त हो गया और क्षुभित जैसा बन गया। तो ये 4 बातें हो गई। 5वीं बात क्या है और कौन सी ध्वनि थी वहां पर? देखिए, सैरभस प्रचलित सामंत सत चरणतल अभिहतस्य च आस्थान मंडपस्य निर्घोष गंभीरेण कंपयता इव वसुमतीम ध्वनिना। अब इन्होंने शब्द इधर उधर कर दिए, थोड़ा सा और सीधे लिखना चाहिए था, अन्वय करके लिखना चाहिए था, अन्वय करना पड़ेगा। देखिए यहाँ कहा है आस्थान मंडपस्य ध्वनिना। वहाँ का जो आस्थान मंडप था उसका जो फर्श है, आस्थान मंडप का जो फर्श जो अजीर है वह किससे बना हुआ है? वो मणिमय बना हुआ है, बहुत कठोर भूमि है। उस पर जब चले राजा लोग, सैकड़ों राजा चले, उन सैकड़ों राजाओं के पैर जब जोर जोर से उसके ऊपर पड़े, बूट पहन रखे होंगे या खड़ाऊ पहन रखे थे, क्या सोचते हैं आप? राजा हैं, खड़ाऊ तो क्या पहने हुए होंगे? उन्होंने जूते पहन रखे होंगे, चरड मर्ड बोलने वाले, कठोर जूते होंगे नीचे से, इसलिए उनकी पैरों की जो उस पर घमक लगी फर्श के ऊपर, वो घमक आवाज़ के रूप में पैदा हुई, और उससे जो आवाज़ पैदा हुई उस आवाज़ से वह क्षुभित हो गया भवन। वह आवाज़ है कैसी? देखते हैं। वह आवाज़ वसुमतीम कंपयता इव अस्ति, वह मानो धरती को कंपा रहा है। कौन? वह रव। रव शब्द पुंगलिंग है, शब्द रव ध्वनि, ये तीनों ही पुंगलिंग शब्द हैं। उनके पैरों की जो ध्वनि है, हिंदी में ध्वनि शब्द स्त्रीलिंग माना जाता है, तो उनके पैरों से उत्पन्न हुई जो ध्वनि है, उत्पन्न हुआ जो शब्द है, वह शब्द कैसा है? मानो पृथ्वी को कंपा देने वाला है। आजकल डीजे बजता है, धरती कांपती है कि नहीं कांपती? धरती में हमें कंपन सा महसूस होता है जब जोर से डीजे बजता है इधर उधर के फालतू के उसमें फंक्शंस में। तो वैसे ही यहाँ कल्पना करनी पड़ेगी। ऐसा कैसे हुआ? सैरभसम अतिवेगीन है, वो राजा लोग अत्यंत वेग पूर्वक चले बाहर निकलने के लिए। सैरभसम प्रचलितानाम सामंत प्रचलितस्य सामंत सतस्य अर्थात अधिकृत राजसमूहानां सतस्य अथवा राज्ञां सतस्य चरणतल अभिहतस्य तेषां चरणतलैः अभिहतस्य घातितस्य। ये घातित हुआ कौन? फर्श। आस्थान मंडप का क्या हुआ? वो जो फर्श है वह जोर से चलते हुए, जोर से चलने के लिए प्रवृत्त बने हुए हजारों या सैकड़ों जो राजा हैं, उन राजाओं के चरण तल के आहत से, चरण तल के घात से, अभिघात से या चरण तल से अभिहत बन करके और आवाज करने लगा। कैसी आवाज? वह जो आस्थान मंडल है, जो राजाओं के तेजी से चलते हुए राजाओं के सैकड़ों राजाओं के तेजी से चलने पर उनके चरणतल से अभिहत बना हुआ, चरणतल से घातित बना हुआ, चरणतल से ताड़ित बना हुआ वह जो आस्थान मंडप है, उस आस्थान मंडप का जो ध्वनि है वह है कैसा? किसके समान है? तो इन्होंने किसके समान नहीं बताया, बल्कि निर्घोष गंभीर है वह। निर्घोष का मतलब अव्यक्त ध्वनि है वह, और गंभीर का मतलब है गहरा है। वो बहुत हल्की ध्वनि नहीं है, गंभीर ध्वनि, घम घम की आवाज़ हो रही होगी। तो इस तरह निर्घोष अर्थात अव्यक्त और गंभीर। अव्यक्तम च गंभीरम च इति अव्यक्त गंभीरम या अव्यक्तश्च गंभीरश्च इति अव्यक्त गंभीर है। तो तथा भूतेन ध्वनिना, किसकी है वह ध्वनि? आवाज़ किसकी है वह? आस्थान मंडप की आवाज़ है। इस तरह से उस आस्थान मंडप की निर्घोष गंभीर ध्वनि से वह सभा मंडप, वह आस्थान अजिर क्या हो गया? क्षुभितम इव अभवत सर्वतः, चारों तरफ से क्षुभित जैसा हो गया। अब कितनी बातें आ गई मैं तो भूल भाल गया। मुझे लगता है हमें
5 या 6 बातें मैं आपको बता चुका हूँ। पहली बात तो आई थी वो जो चामर ग्राहिणियाँ थी उनकी आवाज़, उनके नूपुर मणियों की आवाज़ हुई थी। दूसरी बात, उन वार विलासिनी जो धन है, वेश्याधन है, उनकी मेखलाओं की झंकार से हुआ। तीसरी बात में क्या आई है, हाँ, नूपुर के रव से आकृष्ट जो भवन दीर्घिकाओं के कौन थे, कलहंस थे, और जिन्होंने सीढ़ियों को घेर लिया, सीढ़ियों को सफ़ेद बना दिया, उन कलहंसों के स्वर से, उनके कूजित से वह हो गया था क्षुभित। और उसके बाद में कितने नंबर पे, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगली बात बताता हूँ, रसना के बजने से उत्सुक बना दिए गए जो ऐसे थे, कौन, गृह सारस। और वो जो गृह सारस थे जोर जोर की कहीं कहीं की आवाज़ कर रहे थे। इस वजह से उनकी जोर जोर की लंबी आवाज़ों से भी वह क्षुभित बना हुआ था। और अंतिम बात हमने बताई, वेग पूर्वक चलने वाले सैकड़ों राजाओं के पैर के निचले हिस्से के आघात से और जो निघ्नित हुआ है, कौन हुआ, भवन मंडप। ऐसे भवन मंडप के और ध्वनि से भी वह क्षुभित बना। अब उस ध्वनि में इन्होंने उपमा डाली है कि कैसी थी वह ध्वनि, वसुमतीम कंपयता इव, धरती को कंपा देने वाला जैसा, मानो वह धरती को कंपा रहा हो या धरती को कंपा देने वाले के समान। उस मंडप के शब्द से भी वह भवन सर्वतः क्षुभितम आसीत तद आस्थान भवनम। अब काफ़ी अंधेरा हो चला है और जो वर्णन है, ये वर्णन भी कोई बहुत ही सरल नहीं है। केवल व्युत्पन्न विद्यार्थी ही इसमें रुचि रखते हैं। बाकी तो मुझे लगता है कि मेरा परिश्रम व्यर्थ ही जाने वाला है, क्योंकि बहुत बच्चे इस पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि ये कोई कहानी तो है नहीं, बहुत आकर्षक या क्या कहना चाहिए, मनोनुकूल कहानी आजकल के बच्चों लायक तो ये है नहीं। फिर भी मुझे उम्मीद है व्युत्पन्न विद्यार्थी हों, चाहे प्रवेश इच्छुक, इस विषय में प्रवेश के इच्छुक जो विद्यार्थी हैं, उनको भी ये कहीं न कहीं अवश्य लाभ पहुंचाएगा, वे भी ध्यान देंगे। तब तक के लिए अगला वीडियो जब तक आए तब तक इस पर मनन कीजिए और धन्यवाद स्वीकार कीजिए।